अच्छा जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू विंटर 22 का पेपर 22। लेट मी जस्ट have this here. So, सबसे पहले अगर कोई लास्ट पेपर में से मसला है वो मुझसे पूछ लें। आई गेस यू वुड हैव द पेपर्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं उससे आपको देख के बता दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स वे, उससे किस तरीके से सही करें। टुडे आई हैवंट गॉट टाइम इनफ, लेकिन आइंदा से द प्लान है कि मैं जो भी होमवर्क वाले पेपर्स हों उसका सोल्यूशन आपको पहले से मिल जाए। सही। दिस डज नॉट मीन कि आप अगर पेपर कर रहे हैं, अगर आपको कोई एक पार्ट में मसला आ गया, यू इमीडिएटली गो टू दैट वीडियो सोल्यूशन। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वंस यू आर डन विद दिस इंटायर पेपर एंड वंस यू वांट टू गो थ्रू योर सोल्यूशन, आप अगर देखना चाहते हैं कि मार्क्स एग्जैक्टली किस चीज के हैं, तो वो आपको नजर आ जाए। ठीक है। दिस इज व्हाट द वीडियो सोल्यूशन विल बी फॉर। प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ पॉजिंग ईच सेकंड यू हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए दिस इज जस्ट ए रियल टाइम सिमुलेशन ऑफ a situation that could possibly happen, God forbid, when you're doing your exam paper. एग्जाम में भी मुश्किल सवाल आ सकता है। हाउ वेल यू कंट्रोल योर नर्व्स और आप किस तरीके से उसको आगे लेकर बढ़ेंगे, दिस इज द टेस्ट ऑफ द टाइम। सही है। अपने आप को टाइम करें, डू द पेपर एंटायरली, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको आता हो या ना आता। सो देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद द प्रीवियस सेक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेशन नंबर 2। सही है। सो दिस इज winter 22 paper 22। this is live paper number 2। ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, लाइव को छोड़े, हम इसको कहते हैं दिस इज पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 2 वाज नंबर। ठीक है। जस्ट मेक्स दी नंबरिंग अ बिट इजियर। तो ये पेपर नंबर 3 है और ये वाला हमारा पेपर 1। सही है। फर्स्ट अगेन देखते हैं कि हम लोग रमजान से पहले इसमें से कितना कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया है कि ईद के बाद द वीक विच स्टार्ट्स ऑन 15 अप्रैल, उसमें फिर देयर विल बी अ डिफरेंट सेटअप और ऑल टुगेदर, और फिर उसमें हम लोग मोस्ट रिसेंट पेपर्स देख रहे हैं। ठीक है। आ जाए इस सवाल पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक एट टाइम t इक्वल्स टू 0। द ट्रेन पासेस थ्रू स्टेशन p एट कांस्टेंट स्पीड विदाउट स्टॉपिंग। सही है। तो ये कह रहे हैं कि ये पी से गुजरता है एट कांस्टेंट स्पीड विदाउट स्टॉपिंग। ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक 70 सेकंड्स बिफोर रीचिंग स्टेशन क्यू। तो इसका मतलब है कि जब इसने ब्रेक लगाया, ये आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, उसके 70 सेकंड बाद ये रुक गया। द ट्रेन डीसेलेरेट्स, ऑब्वियसली ब्रेकिंग में यही होगा। 1.1 shows the speed time graph of the train from t equals to 0 until it stops at station Q। अगेन अगर आपको वो तरीका याद है, प्रोसीजर कैसे आपने किसी भी काइनेमेटिक्स के ग्राफ को सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज टू नोट कि ये कौन सा ग्राफ है, ये स्पीड टाइम। ठीक है। दूसरा स्टेप, इसके अगर आप फीचर्स रिकॉल करें तो आपको पता है इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है और एरिया अंडर डिस्टेंस होता है। ठीक है। ये चीजें हमें पता है। अब आगे चलते हैं एग्जामिनर क्या पूछता है। यूजिंग 1.1 डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड स्टेशन क्यू। तो देख लिया आपने कि ये फीचर नंबर 2 की बात कर रहा है कि आप मुझे डिस्टेंस बताएं। ठीक है। अगेन आई ऑल्सो डिड दिस द लास्ट टाइम। मैंने आपको बताया कि आई जस्ट लाइक ब्रेकिंग विद द ट्रेपीजियम। आपको अच्छा लगता है, यू कैन चूज समथिंग सिंपल, बट इन माय ओपिनियन यू शुड डू दिस बिकॉज दिस इज द मोस्ट टाइम एफिशिएंट अप्रोच। शेड कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। सो नाउ इफ आई ट्राई टू रीड दिस ग्राफ, तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। सो फर्स्ट ऑफ, दिस इज अ ट्रेपीजियम।
ये एक डायमेंशन है, ये उसका पैरेलल साइड है, सो बोथ ऑफ दीज मेक अप द पैरेलल साइड्स एंड दिस वुड बी द हाइट। ठीक है, अब ग्रिड पढ़ते हैं। सो ये 10 होगा, 0 और 20 के स्मैक इन द मिडल इज 10 एंड देन ईच ऑफ दीज वुड बी 2। सो ये होगा 122, 124, 126। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डायमेंशन। ठीक है, सो दिस इज 126। अगला डायमेंशन ये ऊपर वाला। सो इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इंटायर थिंग इज 60। 60 से दो पहले और दो पहले, राइट, दिस इज वेयर इट इज। सो 60 माइनस 4, दिस इज 56 एंड देन दिस परपेंडिकुलर जो हाइट होता है ट्रेपीजियम का। नाउ लेट्स फिगर दिस आउट। इसका स्केल भी अगर देखें सो इट्स प्रीटी मच द सेम, यस, 20 20 40 40, तो इसमें भी सेम स्केल है। सो 80 78 एंड देन दिस मस्ट बी 77। सही है, यहाँ पे देयर इज नो रूम फॉर एरर। बहुत ऑब्वियस है कि ये 76 और 78 के दरमियान है, ये 77 ही हो, कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स पॉसिबल। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें पता है कि ये एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, सो ऑल आई नीड टू डू इज यूज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, एक मार्क हियर इन दीज केसेस, वैसे अगर आप देखें तो ये काफी हैवी पार्ट है जहां तक मार्क्स की बात है। दिस इज 3 मार्क्स, राइट। सो 1 मार्क इज फॉर एनी वे दिस बीइंग ऑब्वियस कि आप डिस्टेंस को निकाल रहे हैं एरिया की मदद से, इस चीज का पहला मार्क। अगला मार्क आपका जिस भी तरीके से आपने इसको तोड़ना है, मैं ट्रेपीजियम में कर रहा हूं, आप इसको किसी और तरीके से करें। सो हाफ इनटू नेक्स्ट इज हाइट, सो 77 into 56 plus 126. सही है। So I guess when you do this, I distinctly remember doing this either with you guys or with another group. इसका आंसर 7007 meters आता है। एग्जैक्ट है तो आप यूं भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको 3SF में राउंड करके लिखना चाहें, यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज 7000 meters। सही, प्लीज कंफर्म ये 7007 ही आ रहा है वाकई। ठीक, V1 determine the deceleration of the train. So acceleration का formula V minus U over T। आपको पता है deceleration is just negative acceleration। So 70 seconds ग्राफ से मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, ये ऊपर भी बताया हुआ था, ये टाइम है इसका। अब मैं देखता हूँ स्पीड कितने से कितने ड्रॉप हुई। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। सो दिस इज 0, 0 इज फाइनल। अब मुझे इनिशियल देखना है। सो इनिशियल कितना था? दिस वाज 77 और फिर ये 0, इसकी स्पीड हो जाती है। सो 0 माइनस 77 ओवर 70। ठीक है, तो ये आंसर ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी डिसेलरेशन कह रहा है तो उसको पता है ये नेगेटिव आएगा। सो जस्ट गिव द आंसर एज पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली ये कितना आ रहा है अगर 2SF से ज्यादा हो? यस, दिस एग्जैक्ट, yeah this is going to be exact, right, 11 over 10। ठीक है, अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स। सो सीधा सीधा ये वर्ड आपने देखा। नाउ आई एम जस्ट, आप जब मेरे साथ ये पास पेपर्स कर रहे होंगे, आई मोस्टली बी थिंकिंग आउट लाउड, एंड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दीस पेपर्स यू शुड एमुलेट, कॉपी माय थिंकिंग एज मच एज यू कैन। रिजल्टेंट फोर्स का वर्ड मैंने पढ़ा, मेरे जहन में न्यूटन सेकंड लॉ आया, मेरे जहन में ये इक्वेशन आया। ठीक है, so 3.8 into 10 to the 5 into 1.1 मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लिया है, just multiply these, then this turns out to be 4.2 into 10 to the 5 newtons। ठीक है, easy first part। second part, foundations that support a building are long concrete cylinders that are pointed at one end. A pile driver is a machine that forces the pointed concrete cylinders into the ground।
2.1 shows a pile drive. ठीक है. A heavy block of mass 2.9 into 10 to the 4 kg is lifted into the air, then dropped onto the top of a concrete cylinder. This forces the cylinder into the ground. 2.2 shows the heavy block. इसने इसका आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और एक और डायमेंशन दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली आपको पता है वॉल्यूम निकाल सकते हैं. मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, डेंसिटी भी बहुत आसानी से आ जाएगी. सो डेंसिटी rho equals m over v. M is 2.9 into 10 to the 4. V is going to be basically area times height. So 1.8 times 2.0. ये हमारे पास ये आ गया. अगेन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेंसिटी चाहिए, ये मैथ का पेपर नहीं है, आपको अलग से वर्किंग नहीं दिखानी है कि ये एरिया टाइम्स हाइट किया है. इफ यू जस्ट डू दिस एंड इफ यू जस्ट प्लग दिस इनटू द कैलकुलेटर, यू आर गुड टू गो. फिजिक्स के पेपर में कैलकुलेटर बहुत जरूरी है. आई वुड से एज मच एज अकाउंटिंग के पेपर में कैलकुलेटर जरूरी है. जितना आपका हाथ तेज होगा उतना ज्यादा आप टाइम बचा सकेंगे कैलकुलेशन में. So just give this entire thing to the calculator and then just write down what it gives you. Say 8055.55. ठीक है. So आप 8056 भी लिख सकते हैं या 2SF में 8100 kg per meter. अच्छा, यहाँ आप लोग के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कभी मैं 3SF कहता हूँ, कभी मैं 2SF कहता हूँ. इसकी क्या वजह है? देखें, वैसे अगर आप हमेशा 3SF में आंसर लिखेंगे, यू विल ऑलवेज बी गुड टू गो. उसूलन फिजिक्स में ये चीज होती है और ये आपको ए लेवल्स में जाके पता चलेगी कि आप अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ अगर आप देखें मेरे पास एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी. फिजिक्स में जब फाइनल आंसर देते हैं साइंस में, वो इस तरीके से देते हैं कि द फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे तीन चीजें हैं, 1 2 3. इन सब में 2SF है. तो साइंस की ये लॉजिक है कि आप इसको या तो उतने ही SF में दे सकते हैं या एक ज्यादा में दे सकते हैं. सो अगर आप इसको 8056 लिखते तो भी ठीक होता. मैंने अगर एग्जैक्टली 2SF के हिसाब से लिख लिया 8100, ये भी ठीक है. सही है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो जस्ट अ लिटिल इनसाइट कि अगर आप जैसे अपना आंसर लिखें, आप मार्क्स स्कीम से कंपेयर करें, आपके जहन में आ रहा होगा कि यार ये तो गलत आ रहा है. तो मार्क्स स्कीम्स हमेशा 2SF में राउंड करता है, वो लीस्ट के हिसाब से करता है. अगर आप लीस्ट से एक ज्यादा भी दे दें तो कोई मसला नहीं. ठीक है. Pile driver lifts a block from the top of a concrete cylinder through a height of 0.8 meters. Small g को अभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, because we are the new syllabus guys, so 9.8 ले लेते हैं. Calculate GPE gained by the block. So सीधा सीधा MGH PE लिखें, EP लिखें, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. GPE लिखें, इट्स द सेम थिंग. सो मास दिया हुआ था 2.9 into 10 to the 4. स्मॉल g दिया हुआ है 9.8. हाइट दिया हुआ है 0.8. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस. ठीक है. इसका क्या आंसर आता है? So 2.9 into 10 to the 4 into 9.8 into 0.8 is 227360. सही है. So 227,000 joules is correct. ठीक है. यूनिट ना भूलिएगा. अगेन अगर आप इसको 2SF लिखना चाहें, आप 230,000 joules भी कह सकते हैं. That's also correct. Part 2, the block is then dropped from rest onto the top of the concrete cylinder. Calculate the speed of the block just before it hits the concrete cylinder. ये सवाल भी हमने किए हैं, बहुत आसान है. GPE सारा का सारा kinetic energy बन रहा है. So now kinetic energy, which I know is given by half mv square.
ये इसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ जस्ट प्लग इन वैल्यूज, हाफ इंटू 2.9 इंटू 10 to the 4 इंटू वी स्क्वेयर इज 227,000, सही है। सो 227,000, अगेन कैलकुलेटर वैल्यू यूज करें फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 10 to the 4, अगेन डायरेक्ट आप इसको आंसर में ही वो कर लें, स्क्वायर रूट कर लें। फिर सो व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट, ये आता है 3.95, राइट, 3.9597, तो 3.96 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, डन। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आई रिमेम्बर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। 3.1 shows a man standing underneath an outdoor heater on a cold evening, ठीक है। तो इसने आपको ये सारा किस्सा बयान किया हुआ है। शाइनी सरफेस, मेटल हुड, रेड हॉट मेटल स्क्रीन, पुल ओवर, गैस सिलेंडर, और ये सारी चीजें इसने आपको बताई, ठीक है। फिर आगे ये कहता है, गैस इन द सिलेंडर एट द बेस ऑफ द हीटर इज द फ्यूल फॉर द हीटर, when the heater is operating the gas travels to the top of the heater where it burns. State the form of energy stored in the gas that is transferred by the heater. तो ये जो हीट एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी बन रहा है, गैस में ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो इसमें ट्रांसफॉर्म हुई है? अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। आपके सिलेबस में जो ये सवाल आएंगे आपको ये पता होना चाहिए, क्या कहते हैं कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है, दिस इज स्टोर्ड इन मेनली टू थिंग्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, विच इज फ्यूल्स एंड बैटरीज, सही है। इन दोनों चीजों में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हो। अब अगला सवाल जो है, इसके बारे में बहुत गौर से सोचना है हमें। ये कह रहा है, मेटल स्क्रीन सराउंडिंग द बर्निंग गैस इज हीटेड बाय द बर्निंग गैस अंटिल इट इज रेड हॉट। द हॉट मेटल स्क्रीन वार्म्स द मैन हु इज स्टैंडिंग अंडरनीथ इट। Describe how thermal energy in the red hot metal screen is transferred to the man and how it warms him. इसके लिए फिर से जरा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं फॉर द विजुअल एड। तो ये कह रहे हैं कि जब आपने इस गैस को बर्न किया तो इसने इस रेड हॉट मेटल स्क्रीन को रेड हॉट बना दिया, और इससे इस आदमी तक हीट पहुंच रही है। ये आपसे यह पूछ रहा है कि ये किन तरीकों से हीट पहुंच रही है इस आदमी तक। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या ये कंडक्शन के जरिए पहुंच रही है? क्या हीट यहां से यहां तक क्या कंडक्शन के जरिए पहुंच रही है? यस, द आंसर इज नो, ठीक है। आंसर है इसका नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हर जगह है एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो सकता। अगला सवाल, लेट्स गो ऑन टू मेथड 2। इज कन्वेक्शन पॉसिबल हियर? क्या यहाँ पे कन्वेक्शन हो सकता है? अगेन रिमेंबर दिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक जमाने में जब हम ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी पे बात कर रहे थे तब एक सवाल किया था, पास पेपर था। उसमें इस तरीके से एक हीटिंग एलिमेंट था, यहाँ पे दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड, और यहाँ पे उसने आपसे पूछा हुआ था कि किस तरीके से ये ब्रेड गर्म होता है, और उसमें मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन नहीं होगा उस केस में। क्योंकि अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको एक बिल्कुल फ्लो चार्ट के आइडिया से बताया था ना, कि कन्वेक्शन में सबसे पहले आप बात करेंगे कि टेम्परेचर को क्या होता है, फिर वॉल्यूम को क्या होता है, उसकी वजह से डेंसिटी को क्या होता है, और फिर उसके बाद आप कहें कि डज दिस राइज और फॉल।
तो यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी को क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। नाउ दिस इज लाइटर, इट विल ओनली गो अप फ्रॉम हियर। जब ये हल्का हो चुका है ये ऊपर जाएगा, ये कभी आदमी तक पहुंचेगा ही नहीं कन्वेक्शन के जरिए। ठीक है, सो द लास्ट एंड ओनली पॉसिबल मेथड विच इज नाउ लेफ्ट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन से इस आदमी तक हीट पहुंच रही है। और हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन ही कहें साथ में, पूरा दोनों वर्ड्स का, इंफ्रारेड रेडिएशन नॉट जस्ट रेडिएशन। ठीक है, और इसको बस आप हमेशा थोड़ा सा वेव्स की टर्म्स में डिफाइन करें, एग्जैक्टली द वे वी स्टडीड दिस इन क्लास। सो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोवाइड्स हीट टू द मैन। अब इंफ्रारेड के बारे में कुछ बता दूं। सो दिस इज एनर्जी transferred in the form of electromagnetic waves in the infrared region और फिर मैं आगे जस्ट फॉर एडेड डिटेल, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ एग्जामिनर ने किस चीज का मार्क रखा है, मैं कहूंगा द मैन एब्जॉर्ब्स द हीट which warms him. So I left nothing to the examinations to the examiner's imagination. ठीक है, उसको जो चीजें मैंने बतानी थी उसको सब बता दी। ठीक है, अगला सवाल। At the top of the heater is a metal hood that has a shiny lower surface. Explain why this makes the energy transfer from the metal screen more efficient. So ये जो shiny lower surface है ये किस तरीके से metal screen से जो ट्रांसफर है इसको ज्यादा efficient बनाता है। efficient का मतलब होगा कि यहाँ ये लॉस कम कर देता है। सो ये रही स्क्रीन, सॉरी ये रहा रेड हॉट मेटल स्क्रीन, और ये फिर आपके पास सरफेस से बाउंस ऑफ हो रही हो। शाइनी कैसा एब्जॉर्बर या एमिटर या रिफ्लेक्टर है? व्हाट अबाउट अ शाइनी सरफेस? क्या ख्याल है? A shiny surface is a good reflector. सही है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसकी वजह से, क्योंकि अब ये खुद हीट कम ले रहा है, ये जो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी इसको रिफ्लेक्ट करके सीधा आदमी की तरफ भेज रहा है। इट्स नॉट कीपिंग एनी ऑफ इट फॉर इटसेल्फ। सही है, बिकॉज इट्स अ गुड रिफ्लेक्टर, इट्स ऑल्सो अ पुअर ऑब्जर्वर। तो ये हीट जो है वो रिफ्लेक्ट करके आदमी को दे रहा है। सो शाइनी surface is a good reflector of radiation. ये जरूर बताएं कि रेडिएशन की बात कर रहा हूं मैं। So it wastes कह लें या absorbs less heat from the screen. So more heat, तो हीट से बेहतर ये टर्म होगा। ठीक है, अच्छा अगला। The air temperature decreases and the man puts on a black pullover. Explain one way in which wearing the black pullover helps to keep the man warm. से पुल ओवर किसको कहते हैं? पुल ओवर सिंपली एक स्वेटर को कहते हैं।
वो कह रहे हैं कि इसको पहनने से आदमी किस तरीके से गर्म होगा। ठीक है, अगेन देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबल आंसर्स, यू कैन चूज टू गो विद एनी वन। आपको पता है कि स्वेटर्स जिस तरीके से बने होते हैं, इसके अंदर एयर पॉकेट्स होती हैं। इस आइडिया की हमने बहुत डिटेल में बात की थी। या आप इस ब्लैक कलर के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने ऊपर शाइनी की बात की थी, अभी ब्लैक के बारे में बात करना कोई मसले वाली बात नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो से ब्लैक is a good absorber of radiation. So it traps more thermal energy, keeping the man warm. डन हो गया। क्वेश्चन 4, a sound wave traveling in air or water contains compressions and rarefactions. Describe an experiment to show that a medium is required to transmit sound waves. You may draw a label diagram if you wish. अगर आपको याद हो, ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ है in our topical past papers when we were doing those. ठीक है, ये कह रहा है किस तरीके से पता चलता है कि मीडियम की जरूरत है साउंड वेव की ट्रांसमिशन के लिए। डायग्राम बना सकते हैं। If I were you, I would always draw a diagram whenever the examiner gives me a choice. If it says you may, then you must. यहाँ पे अभी just to save time मैं नहीं बना रहा हूँ, I'm just writing this down. So this rings a bell, no pun intended, which is the bell jar experiment. सही है, तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या आइडिया था कि आपके पास एक समथिंग इज प्रोड्यूसिंग साउंड, हमने एक बेल की टर्म्स में पढ़ा था, इनसाइड ए ग्लास जार, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें से एक वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट डू वी सी, हमें ये नजर आता है कि द बेल कीप्स रिंगिंग, सो द गॉन्ग इज हिटिंग द बेल, लेकिन हमें कोई आवाज नहीं आती। सही है, तो आवाज प्रोड्यूस तो हो रही है अंदर, लेकिन हमें नहीं आ रही। सो बेल inside a glass jar is ringing. As air is removed using a vacuum pump, the gong can still be seen hitting the bell. But no sound is produced. Done. यहाँ तक कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। Part B. When a sound wave passes through air or water, the molecules of the air or water move. Describe the motion of the molecules due to the sound wave. अब बहुत सारे लोग थोड़े ऐसे सीमिंगली ओपन एंडेड सवालों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिस्क्राइब द मोशन का मतलब क्या है। सो यू जस्ट डिस्क्राइब हाउ दे आर मूविंग। मूव तो करेंगे, लाजमी बात है। खुद समझे कि ये साउंड वेव कह रहा है। साउंड वेव इज द ओनली एग्जांपल दैट यू हैव सीन इन अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो अब हम लोग को जब ये बताना है, सो वी नीड टू कीप इट्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर इन माइंड। सो आई विल जस्ट से दिस मूव्स पैरेलल
सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं। सो वाइब्रेट, से वाइब्रेट की जगह यू कैन आल्सो से मूव टू एंड फ्रो, वाइब्रेट इज जस्ट बेटर। टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, या वेव मोशन की जगह पहले भी बताया एनर्जी प्रोपगेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। सी, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय ए रेयर फ्रैक्शन। सो रेयर फ्रैक्शन क्या होता था? रेयर फ्रैक्शन को बताने का दो तरीके आपके पास थे। या आप कहें पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, या आप एयर प्रेशर की टर्म्स में भी बता सकते हैं, और एयर प्रेशर इज लोअर देन एवरेज। ठीक है, तो बाकियों के मुकाबले में यहाँ पे सबसे कम एयर प्रेशर है, या पार्टिकल सबसे दूर दूर है। डी, 4.1 shows a dolphin, range of audible sound frequencies is given। वाटर में इसकी स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर दैट डॉल्फिन्स कैन हियर। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सही है। मुझे स्पीड दिया हुआ है साउंड का वाटर में। सो मुझे पता है कि भाई एक मीडियम में एक वेव की स्पीड तो सेम ही रहती है। नाउ इफ आई वांट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, obviously the frequency must be the largest by this equation। सही है, इसको गौर से समझ, क्योंकि सवाल मुझे सबसे छोटी वेवलेंथ कह रहा है। मुझे पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। छोटी वेवलेंथ के लिए माय फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। सही है। तो जब मैं लैम्डा निकालूंगा बाय v ओवर एफ, सो ये होगा 1500 ओवर द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज। सही है। सो लार्जेस्ट इज गोइंग टू बी 140,000। सो ये आपका आता है 0.011 मीटर्स। सही है, डन। आगे 5, the power supply in a circuit is made from several cells, each with the same EMF. Cells are connected in parallel. Explain what is meant by EMF। Again, very easy। कुछ चीजों के आपके पास मार्क्स हैं। सो वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज होगा इसमें, सॉरी नॉट बाय, वर्क डन on a unit charge by a source as it moves around the circuit। ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो क्या फर्क होता? तो आप कहते हैं वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स थ्रू अ कंपोनेंट। सही है। वर्क डन दोनों में होगा, या आप एनर्जी ट्रांसफर करें, इट्स अप टू यू, लेकिन यूनिट चार्ज दोनों में होगा। फर्क क्या है ईएमएफ और पीडी में? पीडी में दिस विल नॉट बी बाय अ सोर्स, इट विल बी बाय द चार्ज, और ये मूव्स अराउंड द सर्किट नहीं होगा पीडी में, उसमें होगा मूव्स थ्रू अ कंपोनेंट। State one advantage of using several cells in parallel than a single cell as the power supply. Very easy, lasts longer। सही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई एक अगर फेल हो जाए तो दूसरा वाले भी अभी तक काम कर सकते हैं। This is what came to my mind। Part C, power supply is connected in series to a resistor of resistance 4000 ohms and a thermistor। Voltmeter is connected in parallel with the resistor। So voltmeter इसके across का voltage बता। Temperature of the thermistor increases, explain what happens to the reading on the voltmeter। अगेन इस तरीके का सवाल भी हमने बहुत किए हुए हैं। जब मुझे पता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मिस्टर का, तो वोल्टेज ऑफ थर्मिस्टर को क्या होगा? सॉरी, इवन बिफोर वोल्टेज ऑफ थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर को क्या होगा?
एलडीआर और थर्मिस्टर दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा एंड वाइस वर्सा। एलडीआर के केस में अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा एंड वाइस वर्सा। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो गया। अब जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिवीजन आगे मैं ये कहूंगा कि सिंस रेजिस्टेंस का थर्मिस्टर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हुआ है, सो वोल्टेज ऑफ द थर्मिस्टर विल आल्सो डिक्रीज। और फिर मैं कहूंगा कि भाई अगर ये पावर सप्लाई फिक्स्ड है तो मुझे पता है कि अगर ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है, तो इनका सम हमेशा उस ईएमएफ के बराबर होता है। सही है। सो नाउ इफ यहाँ पे थर्मिस्टर का वोल्टेज कम हो रहा है, V1 मस्ट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ताकि उनका सम स्टिल इक्वल टू द सेम नंबर। ठीक है। सो फॉर द voltages to still add up, the EMF voltage of the resistor must increase. Okay, so this is your answer. So reading on the voltmeter, जो voltage का resistor है, that is going to increase. इसका एक और तरीका भी है, it's up to you. I just like this explanation a lot. आप लोग इसको करंट और करंट की टर्म्स में भी दे सकते हैं। सो यू कुड हैव आल्सो सेड यहाँ पे ये वाली लाइन सेम रहती है, टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हुआ। अगली लाइन ये होती है कि अगर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम हुआ, टोटल करंट बढ़ा। और अगर मैं यहाँ पे सोचूं सो बाई V इक्वल्स टू आई आर, आर को तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन करंट बढ़ा, सो V शुड आल्सो इंक्रीज। अगेन द सेम रीजनिंग, द सेम कंक्लूजन बाय अ डिफरेंट रीजनिंग। EMF of the power supply is given. Calculate the reading on the voltmeter when the resistance of the thermistor is 8000 ohms. So, मुझे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है as 8000 ohms और मुझे निकालना है voltmeter reading. सही है? So voltage across the resistor basically. Again, I'll just use voltage divider. So voltage across the resistor. So इसमें क्या करते हैं voltage division में? You take in the numerator जिसके across आपको voltage निकालना है. In this case, it's 4000. Denominator में दोनों का sum, which would be 12,000. और EMF is 1.5. इससे आप multiply कर दें. This is simply going to be 0.54. ठीक है? 4,000 over 12,000 is 1/3 and 1/3 of 1.5 is 0.5. इसमें कोई मसला? आगे जाएं. The primary coil of a transformer is connected to the mains supply. The voltage of the AC mains is 240 volts. 6.1 is a diagram of the arrangement. तो इसमें हमें नहीं बताया स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। ठीक है, ये सवाल भी किया हुआ है हमने। जितने रेडिली मेरे जहन में आना चाहिए कि हमने ये सवाल किया है, उतनी ही तेजी से आपके जहन में भी आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मार्क ऑफ अ गुड कैंडिडेट। इसके उसने एक बार वो किसी सवाल में फंस गया होगा, लेकिन अगली बार जब वो किसी मुश्किल सवाल में फंसेगा, ही इज गोइंग टू रिमेम्बर एनी टाइम पहले जब वो किसी सवाल में फंसा था, ही इज गोइंग टू ट्राई टू रिलेट दैम। ठीक है, आपके नोट्स में भी ये वैसे बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, व्हाई अ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। फर्स्ट थिंग टू नोट, ऑब्वियसली किसी भी ट्रांसफॉर्मर के साथ आपको एसी चाहिए होता है, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी leads to an alternating magnetic field
फिर आप कहेंगे देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये जो फील्ड लाइन जब यहाँ से कट करेंगी इस कॉइल के थ्रू, सो देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in the secondary inducing an EMF। अच्छा, ये भी एक और चीज भी देख ली, अगर एग्जामिनर का सवाल ये होता कि अगर वो वोल्टेज की जगह कह देता कि एक्सप्लेन व्हाई ए करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल, ये भी सवाल हो सकता है। Now you guys might think this is very similar and to be honest it is, लेकिन आपको फिर उस केस में ये बताना होगा कि चलें वोल्टेज हुआ इंड्यूस, एंड बिकॉज अगर यहाँ पे इसने समझा अगर कोई रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ होता तो इसने इसको एक पाथ दे दिया है ना, सो देन दिस वोल्टेज इज आल्सो गोइंग टू लीड टू अ करंट। उस केस में ये बताना जरूरी है, ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, पार्ट बी का वन, there are 5600 turns on the primary coil of the transformer and 350 turns on the secondary coil। सही है, तो ये कैसा आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी पे ज्यादा है सेकेंडरी पे कम है, ऑब्वियसली सेकेंडरी में कम है, अगर टर्न से सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम होगा, तो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इनपुट वोल्टेज इसने आपको 240 दिया है, आउटपुट वोल्टेज इसने पूछा हुआ है। सही है, याद रखें कि ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर आप लेंगे इस फ्रैक्शन का, टर्न्स का, वही आपका वोल्टेज का भी ऑर्डर होगा। अगर न्यूमरेटर में प्राइमरी है टर्न्स के लिए तो वोल्टेज में भी प्राइमरी होगा। टर्न्स और वोल्टेज के लिए सेम होता है, अगर करंट होगा तो करंट के लिए फ्लिप होता है। ठीक है, ऑलराइट, आउटपुट वोल्टेज, सो आई बेसिकली नीड वी एस। आप चाहें तो ये वैल्यूज प्लग इन करके कर लें, आई जस्ट लाइक टू वर्क विद सिंबल्स। तो ये हो जाएगा वी पी एन एस ओवर एन पी। वी पी दिया हुआ है 240, एन एस दिया हुआ है 350, एन पी दिया हुआ है 5600। सही है, so 240 times 350 over 5600, this turns out to be 15 volts. Output of the transformer is connected to a 90 watts lamp which operates at normal brightness। Calculate current। ये पावर दिया हुआ है, वोल्टेज मुझे पता है, करंट निकालना कोई मसला ही नहीं। So I is simply P over V, 90 over 15, so 6.0 amperes। ठीक है, अच्छा, तो सो सेक्शन बी पहले हुआ करता था, we'll do all of these। Copper is sometimes chosen as a material to make pans for heating liquids। A copper pan contains water at room temperature. Top surface of the water in the pan cools as the water evaporates। A convection current causes the rest of the water to cool। Explain how this convection current is produced। अब देखें, आपको जब मैंने ये कन्वेक्शन का एक्सप्लेनेशन लिखवाया था, दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, बट आई ट्रस्ट आप सब में इतनी अक्ल है कि if the scenarios are reversed you can simply reverse all the statements in that explanation as well, as long as you follow this flow chart, T V rho and then rising or falling। सही है, इसने कहा कि पानी कूल होगा, so सबसे पहले I'm going to say this, that as water cools, वैसे मैं क्या कहता कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, so I would say it expands। Now I would say that it contracts। ठीक है, ये हो गया, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस। और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से देन यू विल से देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस।
and since it's more dense, it sinks. ठीक है? फिर आप बोलेंगे कि for this to sink, something else must rise. So the less dense, warmer water rises, setting up a convection current. The copper pan is now placed on a hot plate that is switched on. Name the process by which thermal energy passes through the base of the pan. वो metal है, जाहिर सी बात है, this must be conduction. Copper remains solid when heated up to 1000 degrees Celsius. State one other reason why it is sensible to make a pan out of copper. Again, pretty easy. That this is a good conductor. सही है. जाहिर सी बात है लिक्विड नहीं बन रहा है, लेकिन वैसे तो हीट अच्छे से ट्रांसफर ऑन कर देता है. Water in the pan is heated from 17 until it starts to boil at hundreds. Specific heat capacity दिया हुआ है, mass दिया हुआ है. Calculate energy needed to increase the temperature of water from this to this. So obviously E equals to mc delta theta. अब यहाँ अगर आप देखें तो मास मुझे ग्राम्स में दिया है, ये केजी में दिया है. I need to make sure that these match up. सही है? तो मास को मैं केजी में कर दूंगा dividing by 1000, 4200. Delta theta is 100 minus 17. ठीक है? So this answer is then going to be 2.6 into 10 to the 5. Energy है so joules. ठीक है? State two ways in which boiling differs from evaporation. बहुत सारे तरीके हैं. You can write any two. आपको पता है boiling produces bubbles. Evaporation doesn't. You can say boiling produces, boiling is at a fixed temperature. Evaporation produces a cooling effect. इसके अलावा आप एक और डिफरेंस ये भी लिख सकते थे कि boiling is at a fixed temperature, evaporation can occur at any temperature. ठीक है, as long as the state is the liquid, आपके पास वो हो सकता है. अच्छा, ये आ गया एक बड़ा फिर मजेदार सवाल जिसमें आप लोग फंसते हैं. At 100 degrees Celsius, temperature of the water stops increasing even though energy is still being transferred to the water. Explain in terms of molecules why thermal energy is needed to change the state of the water from liquid to gas. तो ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये टेम्परेचर को बढ़ाने में तो नहीं जा रही, ये कहाँ जा रही है? रिमेंबर दिस, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा, लेकिन एनर्जी उसको दी जा रही है तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है. सो दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो आप बोलेंगे दैट दी थर्मल एनर्जी जो इसको मिल रही है इज यूज्ड टू ब्रेक, या आप कहते हैं इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और आपको पता है कि इसकी वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो देयरबाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी. फिर आप मोलेकुलर स्पेसिंग पे एक दो कमेंट दे दें. सो एज मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट, as molecules move apart, they become
गैस मॉलिक्यूल्स, ये आप कहते हैं कि स्टेट नाउ चेंजेस टू गैस। ठीक है, पार्ट 4 छोड़ दें, यू कैन नॉट डू दिस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज नॉट इन दी सिलेबस एनीमोर। Uncharged plastic rod is rubbed with a uncharged woolen cloth. As a result, the rod becomes negatively charged. रॉड के पास नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर रॉड के पास आए हैं तो इसका मतलब है वुलन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम क्लॉथ टू रॉड, causing the cloth to become positively charged. और जाहिर सी बात है जैसे सवाल में लिखा हुआ है, the rod becomes negatively charged. Explain why metals are electrical conductors, why plastics are electrical insulators. बहुत ही easy. Metals क्यों अच्छे electrical conductor होते हैं, आपको पता है, availability of free electrons, या जो आप लोग केमिस्ट्री में टर्म्स यूज करते हैं कि delocalized electrons या sea of electrons, mobile electrons. And why are these electrical insulators no free electrons? ठीक है, इजी। ये छोड़ दें, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी अभी छोड़ दें, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं। हम्म, 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 ये आप कर सकते हैं, पार्ट डी कर सकते हैं। What is meant by an electric field? Region where charge experiences a force. So a magnetic field, region where pole experiences a force. Gravitational field, a region where a mass experiences a force. So negatively charged sphere y, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर नेगेटिव होगा सो नेगेटिव जो होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ बनती थी, ये नेगेटिव से अंदर की तरफ बनेंगी। सो यूं, यूं, यूं और यूं, एड अ फ्यू हियर एज वेल। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस बनानी है आपने। ठीक है, डन। 9, protactinium is a radioactive isotope of protactinium that decays to uranium 234. Compare the nuclide notation with the nuclide notation this, and deduce what this shows about what is emitted from a nucleus of protactinium 234 as it decays to uranium 234. आपको पता है गैमा में तो न्यूक्लियस में कोई चेंज आता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक से आपका बढ़ा है, न्यूक्लियन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब लाजमी है कि ये बीटा डिके। बीटा किसने एमिट किया है, इसने एमिट किया है, और ये दिया है आपको, सही है। सो इज एन अल्फा एमिटेड, नो। इज अ बीटा एमिटेड, यस। अच्छा, यहाँ पे टिक लगाना, सही है, सो टिक। अ गामा इज एमिटेड, नो, इट्स नो और यस, सही है, आपको नहीं पता क्योंकि उसमें आपके न्यूक्लियस में चेंजेस आते नहीं। ये भी सवाल हमने किया हुआ, जस्ट स्ट्रक मी। Explain by referring to their nuclear compositions why they are both isotopes of the same element. पहले ये पूछ रहा है ये isotopes क्यों हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि they have the same proton number. Let's make this faster. Same proton number. अगले में फिर यही कहता है कि वापस से एग्जैक्टली सेम सवाल है, लेकिन अब वो कहता है why are they different isotopes. आइसोटोप्स में फर्क किस चीज का होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है, तो कहेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
A teacher places a radiation detector on a bench in a school lab and switches it on. Teacher measures and records background radiation count rate. Describe what is meant by background radiation and state two significant sources of background radiation. Okay, so very easy. Count that is always present even in the absence of a radioactive source. So yes, so this is due to the environment. Source one, source two, मैंने आपको चार लिखवाई है. You can write any two. मैं कह रहा हूँ cosmic rays from sun. और फिर मैं कह देता हूँ radon gas in air. ठीक है, easy. Teacher moves a sample of protactinium so that it is next to the detector state. So just one precaution to ensure that the sample is moved in a safe way. So use forceps. ठीक है. Lead line clothing, use of gloves. कम से कम आप इसको अपने आप को expose करें. That stuff. Curve is the best fit line. Explain why many of the crosses do not lie on the curve. ये चीज भी मैंने आपको बताई भी है. So इससे क्या पता चल रहा है that radioactive decay is a random process. And the count rate may fluctuate. सही ऊंच नीच होती रहती है. Using 9.1 determine the half life of protactinium. Show your breaking. Again ये सवाल भी हमने किया हुआ है. Let me just quickly run you through this. So determining the half life of protactinium 234. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है कि सबसे पहले this is starting off from a value which is like 58. ठीक है, 58 से स्टार्ट हो रहा है. 58 का आधा कितना होता है? 29. मैं ये टाइम निकाल लेता हूँ, ये 29 कितने में होता है. So 58 से this would be 30, 32, 34, 36, 38 and 39. So let me make this. सही है, तो ये आपका बन गया. अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये 20 होगा. This must then be 30, so 24, 28, 32, 36 and then this seems like 38. ठीक है, तो ये मुझे 38 लग रहा है. Alright. So 58 से 29. Yeah. No. What? Sorry. This is not 29. Sorry. मैंने 39 ले लिया. 29 is supposed to be here. 28 और 30 के दरमियान. That's why the suspicion something felt off. All right. Anyway, so 60, 64, 68 और इनके दरमियान. So this looks like 66. Yes, 66 seconds. अब ये मेरे पास एक हाफ लाइफ आई है. जब भी आपके पास ये सवाल आएगा जिसमें आपके पास इस तरीके से रैंडमनेस होगी, आपको कम से कम भी दो हाफ लाइफ निकाल के इन्हें एवरेज करना. दिस इज ट्रू इन ओ लेवल्स, दिस इज ट्रू इन ए लेवल्स. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, जरूरी भी नहीं है कि मैं 29 का ही फिर से आधा ले लूं, इवन दो इसको करने में भी कोई मसला नहीं है. सही है, यू कैन ऑल्सो डू एक और 29 का आधा. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यू कैन ऑल्सो चूज टू वर्क विद अनदर वैल्यू. अगर आपको लग रहा है कि मुझे 29 का आधा 14.5 लोकेट करने में मसला होगा, you can also do it with another one, but it's not suggested. If I were given an exam, मैं सीधा सीधा यहाँ 14.5 ढूंढता. So this would be 10, 14 and 14.5. तो थोड़ा सा मैं जानबूझ के नीचे बनाता क्योंकि exactly in the middle तो वो 16 हो जाएगा ना. So I want to make this, हाँ, this looks good. और फिर मैं इसको
यूं कर देता. So this is 134, 138. ये एक और है. अच्छा जी. So there was this last part left. So half of that is 29. और अब कहेंगे कि time from 58 to 29. This was 66. और फिर आप कह देंगे कि half of 29, उसका half is 14.5. So time from 29 till 14.5. जैसा कि exactly हमने ऊपर किया था. So 138 minus 66 is 72. और फिर आप एवरेज कर लें 66 plus 72 over 2. So 66. So 69 exactly seconds. ठीक है. Last part, uranium-234 formed from the protactinium is also radioactive. Its half-life is many thousands of years. Iska half-life, some seconds. Iska half-life, thousands of years. Explain why radiation from uranium does not affect the count rates that it measures in this experiment. जाहिर सी बात है जिसका half-life ज़्यादा है वो slow decay कर रहा है. ठीक है. So a slow rate of decay because of a much larger half-life. So much less than क्या कहते हैं protactinium 234. ठीक है. So उससे ये मुकाबले में बहुत कम. So this was this paper. Next time के लिए we are going to do what was this? So this was 22 ना. So फिर 2022 का दूसरा पेपर which is either 21 or 23 जो भी कहना है कहें both are identical. वो करेंगे और फिर next time we are going to do some P4s. ठीक है. To see you then. Allah Hafiz.